अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। निज़ाम शमसी का मॉडल बदलने जा रहा है और नए मॉडल की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो चीज़ें हम समझते थे कि निज़ाम शमसी में हैं, अब वो तब्दील होने जा रही हैं। इसकी वजह एक स्पेसक्राफ्ट बना जिसका नाम है न्यू होराइज़न। न्यू होराइज़न के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये तस्वीर प्लूटो की है। प्लूटो के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन इस तस्वीर में प्लूटो के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिखाई गई हैं। ये वो तस्वीर नहीं है जो कि न्यू होराइज़न ने हमें भेजी, लेकिन ये उसका एडिटेड वर्जन है जहाँ पर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि प्लूटो की सतह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम चलते हैं दो तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर वो है जो हमने प्लूटो की हबल टेलीस्कोप से ली। तो जब हम हबल टेलीस्कोप से या ज़मीन से प्लूटो को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक धुंधली तस्वीर नज़र आती है। वो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जब हमने स्पेस क्राफ्ट भेजे जो कि प्लूटो के करीब से गुजरे और उन्होंने प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींची, तो अब वो तस्वीर हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लूटो से गुजरते हुए ये स्पेस क्राफ्ट काइपर बेल्ट में जा चुका है और काइपर बेल्ट में जाने के बाद भी हमें वो बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जितनी देर में आप ये वीडियो देखेंगे उतनी देर में ये स्पेसक्राफ्ट हज़ारों मील का सफ़र तय कर चुका होगा खला में। न्यू होराइज़न को 2006 में लॉन्च किया गया था। इसे ज़मीन से उड़ाया गया था और हमें इसने बहुत से प्लैनेट्स की तस्वीर भेजी। मैं आपको यहाँ पर जुपिटर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर भी न्यू होराइज़न ने ली और उसके साथ आपको जुपिटर का चांद भी नज़र आ रहा है। हमें सैयारों के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई, लेकिन जब ये प्लूटो के पास से गुजरा तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली जो कि हम प्लूटो के बारे में पहले नहीं जानते थे। 2015 जुलाई 2015 में ये प्लूटो के पास से गुजरा और जो तस्वीरें हमें इसने भेजी उसमें हमें नज़र आया कि प्लूटो पर वॉल्केनोज हैं, आतिशफिशा हैं, माउंटेन्स हैं। मैं आपको यहाँ पे तस्वीर में माउंटेन्स दिखा रहा हूँ। माउंटेन्स हैं, आतिशफिशा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। तकरीबन 9 साल लगे इसे प्लूटो तक पहुँचने में। और उसके साथ साथ हमें यह भी पता चला कि प्लूटो पर एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करती है। तो जब आतिशफिशा फटते हैं, धुआं निकलता है, तो एटमॉस्फेयर का होना वैसे भी ज़रूरी है। हम सोलर सिस्टम का अगर एक बड़ा जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होता है कि सूरज के पास सियारे हैं। ये वो जगह है जो कि कम गुंजान है। बीच में जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है जो कि खाली है, कम गुंजान है। लेकिन जब हम बड़े सियारों से दूर हटते हैं तो आपको नज़र आती है काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट ने हमारे सोलर सिस्टम को घेरा हुआ है और इसमें बहुत से एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉयड्स और स्पेस रॉक्स मौजूद हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि काइपर बेल्ट में मौजूद हैं, इन्हें केबीओस कहा जाता है, काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, केबीओस। और केबीओस आइसी रॉक्स होती हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। इनको स्टडी किया जा रहा है। हम ज़मीन से इनको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़मीन से ही हमें नज़र तो आते हैं, इनकी डिटेल्स नज़र नहीं आती। इसलिए भी न्यू होराइज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब वो एक केबीओ के पास से गुजर रही थी तो उसने उस केबीओ के बारे में हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। मैं आपको यहाँ पर जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को गौर से देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि काइपर बेल्ट बहुत पहले शुरू हो जाती है और प्लूटो काइपर बेल्ट का हिस्सा है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, अमूमन लोग ये समझते हैं कि प्लूटो के बाद काइपर बेल्ट शुरू होती है। ऐसा नहीं है, बल्कि काइपर बेल्ट बहुत पहले शुरू हो जाती है। आपको न्यू होराइज़न स्पेसक्राफ्ट का यहाँ पर उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका रूट भी दिखाया जा रहा है जो कि प्लूटो से होता हुआ आगे जा चुका है और वो काइपर बेल्ट में बहुत पहले जा चुका था। काइपर बेल्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा और उस पर गौर करना शुरू कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम बाद में, पहले इसका एक टेक्निकल नेम था और बाद में इसका नाम हमने रखा एरोकोट। एरोकोट एक रॉक है जो कि 35 किलोमीटर लंबी है। और अगर आप इस रॉक को, इस स्पेस रॉक को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 2 रॉक से मिलकर बनी हुई है। हमने इसे सिलेक्ट किया हबल टेलीस्कोप से। जी हाँ, हबल टेलीस्कोप के जरिए हम इसे देख सकते हैं, लेकिन इसे डिटेल में जानने के लिए न्यू होराइज़न से देखना ज़रूरी था। तो हबल टेलीस्कोप से ज़मीन से हमने इसे
जज किया 2015 में, और हमने कहा कि इस केबीओ को हमने देखना है, और न्यू होराइजन भी उसी रास्ते में उस वक्त करीब करीब होगी, तो उससे हम देख सकते हैं। और जब 2019 में 2014 में 14-15 में प्लूटो के पास से गुजरी न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, और 4-5 सालों के बाद वो इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंची और उसने इसकी तस्वीरें ली। ये कॉन्टैक्ट बाइनरी सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इस तरह जैसे दो लोबिये आपने जोड़े हों, या जिस तरह हम आइसमैन बनाते हैं, तो दो रॉक्स आपस में आके जुड़ी और उनके जुड़ने से ये ऑब्जेक्ट बना, और इस ऑब्जेक्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल को बदल दिया। जी हाँ, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला। पहले तो ये देखते हैं इस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर मेथनॉल मौजूद है, पानी बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है क्योंकि हम सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, जो कि अमूमन ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ केबीओस में हमें नज़र आती हैं। तो जितने भी काइबर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ये तीन चीज़ें मुश्तरक हमें नज़र आती हैं, लेकिन साथ साथ इसकी जो ज्योमेट्री है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और दो लोब्स आपस में जुड़ी हैं, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि आखिर ये किस तरीके से आपस में जुड़ी। क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम की तरफ देखें तो सोलर सिस्टम के जो करीब करीब जो फॉर्मेशन की थ्योरी की बात करते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, तो अमूमन ये कहा जाता है कि सोलर सिस्टम जब बन रहा था तो उसके गिर्द एक एक्रीशन डिस्क थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उसमें चीज़ें रॉक्स आपस में बड़ी ज़ोर ज़ोर से लग रही थी, कोलिजन हो रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता छोटी रॉक्स लग लग कर बड़ी रॉक्स बनती गई और वो प्लैनेट्स की शक्ल में आ गया। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कोलिजन्स बड़ी तेज़ी से और बहुत ज़ोरदार होती थी, ठीक है। लेकिन अगर कोलिजन्स इतनी ज़्यादा ज़ोरदार होती थी, तो अब उससे ये हुआ कि एक तो सूरज का टेम्परेचर भी था, टेम्परेचर की वजह से करीब सूरज के करीब पानी जो है वो आबी बुखारात बन गया, वो स्टीम बन गया। तो हमें शुरू के प्लैनेट्स में वो रॉकी प्लैनेट्स हैं, मेटल के बने हुए हैं, वो तो नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पानी नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम एक हद से आगे जाते हैं, सूरज से दूर जाते हैं, ऐसा ऐसा टेम्परेचर कम होता है और एक हद से आगे बढ़ते हैं जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहा जाता है, तो उसके बाद जितने भी हमें प्लैनेट्स नज़र आते हैं वो बड़े बड़े गैस जायंट्स हैं। और गैस जायंट्स क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर सूरज की हिद्दत कम है, इस वजह से गैस अपनी शक्ल में रह सकती है, इसलिए हमें वहाँ पर जुपिटर नज़र आता है, सैटर्न नज़र आता है, और हमें वहाँ पर नेपच्यून और यूरेनस नज़र आते हैं। तो ये गैस जायंट्स हैं और इनके गिर्द रिंग्स भी मौजूद हैं। लेकिन जब हम इस बाइनरी सिस्टम को देखते हैं, तो बाइनरी सिस्टम को देखने के बाद हमें ये समझ आती है कि जो हम सूरज से दूर जाते हैं, हमें नई किस्म के ऑब्जेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे बना होगा? साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये ऑब्जेक्ट दो पत्थरों के, दो रॉक्स के आपस में कोलाइड करने से, आपस में टक्कर लगने से बना होगा। लेकिन अगर वो बहुत तेज़ी से टकराते, ठक करके टकराते, तो फिर वो आपस में इस तरीके से जोड़ नहीं सकते थे। जिस तरीके से एक प्लैनेट, छोटा प्लैनेट जिसे थिया कहा जाता है, वो किसी ज़माने में हमारी ज़मीन से आके टकराया और उसके बाद चांद, ज़मीन से जो हिस्से निकले वो चांद की शक्ल में ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू हो गए। तो अगर तो टक्कर बहुत ज़ोर से होती है तो आपको इंडिपेंडेंट बॉडीज़ नज़र आती हैं जो कि बड़ी बॉडी के गिर्द घूम रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिलसिला नहीं है, ये एक नई चीज़ है। यहाँ पर जो टक्कर है वो स्लो हुई है, और जब टक्कर स्लो हुई है तो वो आपस में इस तरह जुड़ गए हैं। अब हम तो ये कहते हैं कि फॉर्मेशन जो सोलर सिस्टम की है वो बहुत रैपिड थी और एक्विजिशन डिस्क में चीज़ें ठा ठा एक दूसरे से लग रही थी। लेकिन जब हम इस छोटी सी रॉक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, जब हम सूरज से दूर जाते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी रॉक्स मिलती है। ये एक रॉक नहीं है, काइपर बेल्ट भरी पड़ी है ऐसी रॉक्स के ज़रिए, और वहाँ पर टक्कर, कोलिजन स्लो हो रही हैं। तो क्या हमारा जो मॉडल था सोलर सिस्टम का वो ठीक है, जो हम समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम ऐसे हुई है, क्या वाकई ऐसे हुई है? इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं इस एक रॉक ने। आप इसकी खूबसूरती को जानिए कि एक ऑब्जर्वेशन ने हमें जितना भी आज तक पढ़ा था और मॉडल बनाया था उसमें तब्दीली करने पर हमें मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं कि वो सारा मॉडल गलत हो गया, लेकिन उसे तब्दील होना होगा, हमें उसमें नई चेंजेस लानी होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब साइंस जब तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करती वो अपने आप को बदलती नहीं है। तो अब भी वही मॉडल रहेगा, लेकिन उस मॉडल में अब चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और मिलते हैं हम एक स्पेस रॉक से जिसका नाम था एरोकॉट।
एरोकॉट एक बाइनरी कॉन्टैक्ट बॉडी है जिसमें दो बॉडीज लोबिया की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये ऑब्जेक्ट केबीओ है, काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, काइपर बेल्ट में पाया जाता है। काइपर बेल्ट में इस किस्म की रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने इस रॉक को न्यू होराइजन टेलीस्कोप के ज़रिए देखने की कोशिश की और ये तस्वीर न्यू होराइजन टेलीस्कोप से ही खींची गई है। लेकिन इस मॉडल ने, इस रॉक ने हमारे सोलर सिस्टम के बनने के मॉडल को चैलेंज कर दिया, क्योंकि हम ये समझते थे कि सोलर सिस्टम जब बना तो उसकी सूरज के गिर्द एक्रेशन डिस्क थी और वो एक्रेशन डिस्क बहुत तेज़ी से उसमें चीज़ें मूव कर रही थी और वो बहुत ज़ोर से एक दूसरे को लग रही थी करीब, क्योंकि हिद्दत ज़्यादा थी। इसलिए यहाँ पर रॉकी मेटल्स जो हैं, रॉक्स जो मेटल्स के साथ ही वो इकट्ठी होती रही और उन्होंने छोटे प्लैनेट्स बना दिए जो कि डस्टी और रॉकी प्लैनेट्स हैं। और जब हम सूरज से दूर जाते हैं तो वहाँ पर गैस जायंट्स इकट्ठे होते गए और वहाँ पर हमें गैस जायंट्स मिलते हैं। एक चीज़ गौर करने की है कि हमने ये कहा कि सोलर सिस्टम में जो शुरू की वक्त थे उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म की कोलिजन्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा टक्करें हो रही थी और चीज़ें बहुत ज़्यादा हंगामा खेज थी। लेकिन ये केबीओ इस चीज़ को चैलेंज करता है, क्योंकि जब दो पत्थर आके स्लो एक दूसरे से लगते हैं तो इस किस्म की शक्ल बनाते हैं। अब जब पत्थर स्लो आके लग रहे हैं और हमें और भी इस किस्म के स्पेस रॉक्स मिल रहे हैं काइबर बेल्ट में, तो फिर हमें चैलेंज करना पड़ता है अपनी सोलर मॉडल की जो फॉर्मेशन है उसकी थ्योरी को, और उस थ्योरी को अब हम मॉडिफाई करेंगे। और हमारे पास एक और मॉडल है, ये मॉडल भी बहुत पहले साइंसदानों ने दिया और इसमें 2022-23 में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ। इससे नाइस मॉडल कहा जाता है और इस मॉडल में कहा जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ आपस में कोलिजन्स हुई और बड़ी वायलेंट किस्म की कोलिजन्स हुई, बल्कि ये कहा जाता है कि जो बड़े चार गैस जायंट्स हैं, जो बड़े गैस जायंट्स हैं, वो करीब करीब एक दूसरे के करीब करीब पैदा हुए थे, जो कि मैं आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास सूरज है और फिर उसके बाद रॉक्स हैं जिन्होंने छोटे रॉकी प्लैनेट्स को बनाना है, लेकिन उसके बाद हमारे पास गैस जायंट्स आ गए, ये करीब पैदा हुए। और फिर ये हुआ कि इन गैस जायंट्स ने अपनी लोकेशनें बदलना शुरू कर दी। तो जब लोकेशंस इन्होंने बदलना शुरू की तो उससे हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें बड़ी चेंजेस आई, उसमें बड़ी कोलिजन्स हुई और उन कोलिजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आई और हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दो थेरीज हैं, एक थेरी ये कहती है कि शुरू से ही फॉर्मेशन बड़ी टर्बुलेंट थी, जबकि दूसरी थेरी ये कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़े जब प्लैनेट्स बने, सियारे बने, तो इन्होंने जब एक दूसरे को इधर उधर इन्होंने आपस में कुश्तियां लड़नी शुरू की तो उससे हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें बड़ी चेंज आई। और ये थ्योरी कई चीज़ों को एक्सप्लेन भी करती है। मसलन हम ये जानते हैं कि चांद को अगर गौर से देखा जाए तो आपको वहाँ पर बहुत क्रेटर्स नज़र आते हैं, वहाँ पर स्पेस रॉक्स आकर जो गिरती हैं और गड्ढे बनते हैं वो आपको बहुत नज़र आते हैं, आपको दूरबीन से नज़र आ जाते हैं। ज़मीन पर भी बहुत से क्रेटर्स हैं, लेकिन ज़मीन पर पानी की वजह से उनको काफ़ी हद तक वो हमारी नज़रों से ओझल हो गए हैं। इसी तरीके से मरीज पर आपको क्रेटर्स नज़र आते हैं। तो ये क्रेटर्स कैसे बने? क्या हुआ कि एकदम इतने ज़्यादा रॉक्स ज़मीन और मरीख और चाँद की तरफ आईं? इसे हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं और इस हैवी बम्बार्डमेंट को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जब दो बड़े जायंट सैटर्न और जुपिटर इन्होंने आपस में कुश्तियाँ शुरू की और इन्होंने ऑर्बिट्स भी बदले, ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने ऑर्बिट्स को बदला, तो उस वक्त जो बेल्ट थी, एस्ट्रॉयड बेल्ट थी, उससे बहुत से एस्ट्रॉयड हम ज़मीन की तरफ और अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं उनकी तरफ आए और वो आकर लगना शुरू हो गए। अब यहाँ पर तो सोलर सिस्टम के जो नाइस मॉडल है वो बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन कई चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं उनके गिर्द रिंग्स कैसे बने। नाइस थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो इसकी अपनी भी कमज़ोरियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन आकर रिप्लेस कर देगी बाकी थ्योरीज़ को, लेकिन इसकी अपनी भी कमज़ोरियां हैं कि ये कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाती हैं। हम अगर एरोकोट की शक्ल को देखें तो हमें पता चलता है कि जो नेपच्यून की ट्रांजिशन हुई थी, नेपच्यून ने जो अपनी जगह बदली, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं थी। उसके दौरान बहुत ज़्यादा इर्ताश पैदा नहीं हुआ सोलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि अगर इर्ताश पैदा होता तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें हमें नज़र आती कि यहाँ पर भी हमें बहुत सी वायलेंट किस्म की टक्करें नज़र आती, कोलिजन्स नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि
जो रॉक्स हैं वो बड़े स्लो आकर आपस में मिली हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि नेपच्यून ने अगर अपनी जगह बदली है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हमें नज़र नहीं आई। हम इसी किस्म के सुराग लेकर कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना, इसके बारे में इस पहेली को हम सुलझा सकें। आपको ये बातें शायद थोड़ी सी अजीब तो लग रही होंगी, लेकिन साइंस ऐसे ही काम करती है। मैं आपको लेकर चलता हूँ होराइजन की तरफ, न्यू होराइजन की तरफ, क्योंकि न्यू होराइजन जब इसने प्लूटो को क्रॉस किया तो फिर इसके मुख्तलिफ सेंसर्स को बंद कर दिया गया, हाइबरनेट किया गया, और उसके बाद ये चलती रही। लेकिन एक जगह पर आकर इसके सेंसर ने बहुत ज़्यादा डस्ट को देखना शुरू कर दिया। एक सेंसर इसमें जाग रहा था, समझ लें कि उसे ऑन किया हुआ था। तो जब 55 से लेकर 60 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर पहुंचे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है सूरज से लेकर ज़मीन तक का फासला, तो जब 55 गुना ज़्यादा फासला इसने तय कर दिया तो इसे उस जगह पर बहुत ज़्यादा डस्ट मिली। अब डस्ट कैसे मिल सकती है? उसकी एक ही वजह कि यहाँ पर रॉक्स आपस में अभी भी टकरा रही हैं, और उनके टकराने से लगता है कि डस्ट प्रोड्यूस हुई। हमारा ये ख्याल था कि यहाँ पर काइपर बेल्ट का इख्तिताम हो जाना चाहिए, यानी यहाँ पर रॉक्स को ख़त्म हो जाना चाहिए, उनकी डेंसिटी को कम हो जाना चाहिए, उनकी तादाद को कम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, बल्कि रॉक्स की डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। फिर ज़मीन से मदद ली गई इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, और ज़मीन से सबारो टेलीस्कोप जो कि हवाई में है उसे उस तरफ देखा गया, और देखा गया कि काइपर बेल्ट क्या 60 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे ख़त्म नहीं होती, उसकी रॉक्स ख़त्म नहीं होती। एस्ट्रोनॉमिकल काइपर बेल्ट तो आगे चलती है, लेकिन उसकी जो रॉक्स की डेंसिटी है वो तो हम यही समझते थे, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है। इस रिसर्च पर जो काम कर रहे हैं साइंसदान, उनमें एक हैं एनी वेबिसर। एनी वेबिसर एसोसिएट रिसर्च प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के एट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। इन्होंने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर पढ़ा, और उस पेपर में इन्होंने बताया कि हमें यूँ लगता है कि काइपर बेल्ट के बाद भी एक काइपर बेल्ट है। आज तक जितने भी मॉडल आपने देखे होंगे काइपर बेल्ट के या सोलर सिस्टम के, उसमें 2 काइपर बेल्ट्स नहीं देखी आपने, लेकिन ये एक नई चीज़ आ रही है कि काइपर बेल्ट के बाद भी काइपर बेल्ट है, यानी 60 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद भी काइपर बेल्ट चलती रहती है। पहले हम ये समझते थे कि 60-70 के बाद खाली जगह आ जाती है, और ये खाली जगह क्यों आई? क्योंकि जब 2 स्टार, एक हमारा सूरज और एक हमारा करीबी सूरज, वो आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे थे, वो आपस में जब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे, तो बीच वाले ऑब्जेक्ट्स जो है वो ख़त्म हो गए। ये साइंस में एक थ्योरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये थ्योरी है कि इस वजह से हमें काइपर बेल्ट के बाद और उस सूरज से पहले, उस सितारे से पहले बीच में कई जगह पर कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर काइपर बेल्ट ख़त्म ही नहीं हो रही तो ये थ्योरी भी गलत साबित होगी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सितारे आपस में उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाए जिस तरीके से हम आज तक सोचते आए, जिसने तमाम बीच वाली चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो इस स्टडी को अभी भी देखा जा रहा है। इनका ये कहना है, इन साइंसदानों का ये कहना है कि अगर हम फ़ौरन ये कहना शुरू कर दें कि जी काइपर बेल्ट दूसरी भी आ गई और हमारा सोलर सिस्टम का निज़ाम जो है, मॉडल जो है बिल्कुल गलत है, तो ये ठीक नहीं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त ये पेपर पीयर रिव्यूड नहीं है, यानी इसको किसी और साइंसदान ने रिव्यू नहीं किया। जब दुनिया में और साइंसदान भी इसी डेटा को हासिल करके, यही एनालिसिस करके, यही रिजल्ट हमें देना शुरू करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई काइपर बेल्ट ख़त्म नहीं होती 60 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। एक और तरीका भी तो हो सकता है। यही साइंसदान ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि काइपर बेल्ट सर्कुलर हो, डोनट शेप की हो, जिस तरह हम अमूमन तस्वीर में दिखाते हैं। हो सकता है कि एक तरफ काइपर बेल्ट ज़्यादा बड़ी हो, उसका डायमीटर ज़्यादा हो, इस डिस्क का डायमीटर ज़्यादा हो, और हमारा न्यू होराइजन जो स्पेस क्राफ्ट है वो भी उसी तरफ जा रहा है। तो इसलिए वो 60 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बावजूद, तय करने के बावजूद भी काइपर बेल्ट से बाहर नहीं निकला। यानी इमेजिन कीजिए एक ऐसा डोनट जो एक तरफ से बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ से छोटा है। तो अगर आप बड़ी साइड की तरफ जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये डोनट जो है ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हालांकि वो कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ तो हमें पता चलेगी जब न्यू होराइजन का और डेटा हमारे पास आता जाएगा। न्यू होराइजन अभी भी हमें ये डेटा भेज रही है, इस रॉक के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है और काइपर बेल्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही है, और उसके साथ साथ दूसरे साइंसदान इसका पीयर रिव्यू भी कर रहे हैं
इन दोनों चीज़ों से हमें काफ़ी हद तक ये मालूमात मिल जाएगी कि क्या काइपर बेल्ट के बाद भी काइपर बेल्ट है, क्या काइपर बेल्ट बहुत लंबी है या वो एक तरफ को बहुत लंबी है और बाकी जगहों पर उसी तरीके से है। दोनों सूरतों में हमारा मॉडल चैलेंज होने जा रहा है और हमें मुस्तकबिल में सोलर सिस्टम की ऐसी तस्वीर नज़र नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।